नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और श्रृंखला की अगली कड़ी यानी भाग 30 में पहुंच गए हैं अब हम लोग। और इस क्रम में अब आज हम विद्रोहों की संख्या को और आगे बढ़ाएंगे जो 1857 से पहले हुए थे। ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, यूरोपियन जो थे यहाँ पर उनके खिलाफ जो तरह तरह के विद्रोह हुए उनको हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज की चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों के नाम हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिनसे एग्जाम में जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। अक्सर उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, हम आधुनिक भारत के इतिहास में स्पेक्ट्रम बुक की सहायता लेते हुए इन स्टडीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम लगातार आगे बढ़ते हुए इकाई 3 में पहुंच चुके हैं जिसमें कंपनी के शासन के विरुद्ध बढ़ते द्वेष की बात की जा रही है। और इस द्वेष में जो चीजें हम पढ़ेंगे, जो आज की स्लाइड में आपके समक्ष रहेंगी, उनका PDF बना करके हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इसे स्कैन कर सकते हैं या फिर विरत दुबे 01 नाम से सर्च कर सकते हैं। साथ ही विरत दुबे 01 नाम से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें पा सकते हो। इसके अलावा आज जैसा कि आपको मालूम है, कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ते द्वेष के ऊपर हम चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण विद्रोहों की बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण विद्रोहों में आज हम चर्चा करेंगे पूर्वांचल के विद्रोह, साथ ही साथ बहावी एवं कूका आंदोलन की बात करी जाएगी। ये महत्वपूर्ण विद्रोहों में से या आंदोलनों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले बड़े ही उत्साह के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रथम बैच शुरू किए जाने के पश्चात अब बैच नंबर 2 की शुरुआत की जा चुकी है और आप सभी लोगों को इसमें काफी सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, ऐसा रिव्यू भी आया हुआ है। तो 11 मार्च से ये शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे से शुरू है। 11 मार्च से शुरू हो जाएगा। पहली क्लास 11 मार्च से शाम 6 बजे से है। पहला वाला जो बैच था उसमें भी शाम 6 बजे से ही क्लासेस थी। तो ये बैच नंबर 2 है। इसमें प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए हम आपको यहाँ पर जोड़ चुके हैं, बता चुके हैं तमाम सारी चीजें। तो जो भी फीचर्स आप जानना चाहते हैं उसके लिए हम लोगों ने अभी परसों एक लाइव इवेंट भी किया था, आप लोगों को मालूम है, या कुछ दिन पहले एक लाइव इवेंट किया था, तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा। बाकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, कोर्स में जाएंगे, कोर्स में जाके PDF डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये होली प्राइस जो है आपका चल रहा है 8 मार्च तक के लिए। तो इसमें जरूर आप एडमिशन लें। बैच 2 में एडमिशन लेने के लिए अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो अभी तक आपको जो छूट मिल रही थी वो छूट मिल करके कोर्स की जो फी हो जाती थी वो हो जाती थी 18,999। 18,999 से अब ये छूट जो है और कम हो जाएगी, इसलिए इसका लाभ जरूर उठाइए। 17,499 में अब आप इसे पा सकते हैं इसी कोड का इस्तेमाल करने से। और इस कोड का इस्तेमाल जरूर करिए, ठीक है। कैसे एडमिशन लेना है इसके ऊपर भी एक इवेंट बना हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा कि एडमिशन लेने में कोई आपको असुविधा ना हो। कैसे ऑनलाइन एडमिशन ले इसके ऊपर मैंने ही एक लेक्चर बनाया हुआ है, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, ठीक है। 8 मार्च तक इसकी वैधता है। चलिए अब कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट की शुरुआत। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पूर्वांचल के विद्रोह हैं, वहां से शुरुआत करेंगे। विद्रोहों की शुरुआत रहेगी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए पूर्वांचल के विद्रोह। बेसिकली ये गोरखपुर, बस्ती, बहराइच इत्यादि के आसपास देखने को मिलते हैं। कहां कहां पर? गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, इन जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे। सो आप इसे पूर्वांचल विद्रोह भी कह सकते हैं। अब ये क्या है और इनकी पृष्ठभूमि क्या है, इनके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। देखिए 1781 से विद्रोह प्रारंभ होते हुए दिखाई देते हैं। आप लोगों ने इजारेदारी व्यवस्था के बारे में सुना होगा। इजारेदारी, इजारेदारी समझता है कोई? कोई बता सकता है इजारेदारी क्या है? किसी को मालूम है? इजारेदारी व्यवस्था ये एक प्रकार से ठेकेदारी व्यवस्था थी, रेवेन्यू कलेक्ट करने की। इजारेदार होते थे। ये व्यवस्था आई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में भी थी ये। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स की जो ये इजारेदारी व्यवस्था थी, ये क्यों लाई गई थी, उसके पीछे भी कारण था, एक तर्क था।
पहले मराठा और मैसूर के साथ अंग्रेजों के बहुत तगड़े युद्ध हुए, जिसमें अंततः कैसे न कैसे करके उन्हें जीत हासिल हुई, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि इन्हें बहुत बार मुंह की खानी पड़ी और बहुत हानि उठानी पड़ी जनधन की। तो मराठा और मैसूर आक्रमण से जो लॉस हुआ, मराठा और मैसूर आक्रमण से, और मैसूर आक्रमण से जो नुकसान हुआ ब्रिटिशर्स को, यहां पर जो ये आक्रमण करते थे, इन आक्रमण या युद्धों के दौरान जो इनको नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान जो हुआ, उस आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए कई व्यवस्था इंट्रोड्यूस करी थी। उनमें से एक जो है ये इजारेदारी व्यवस्था थी, और ब्रिटिशर्स ने अपने इजारेदार रखने शुरू किए थे। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में मेजर अलेक्जेंडर हाने को रखा गया था। मेजर अलेक्जेंडर हाने, इसे रखा गया था। तो मेजर अलेक्जेंडर हाने जो हैं, ये इजारेदार हुआ करते थे, क्योंकि ये इस क्षेत्र के, इस जगह की जानकारी अच्छी रखते थे, तो इनको यहां का इजारेदार नियुक्त किया गया। इनका काम यह था कि पर्टिकुलर जिस इजारे के जगह आपको दी जाएगी, यानी जो क्षेत्र आपको दिया जाएगा, जहां की ठेकेदारी कर वसूली की दी जाएगी, वहां से आपको कर वसूल करके कैसे करके आपको कंपनी को देना है, सरकार को देना है। 1778 में इसे इजारेदार नियुक्त किया गया, 1778 में, और यह विद्रोह हमको 1781 के आसपास जो है देखने को मिलता है, लगभग इस समय के आसपास देखने को मिलता है विद्रोह। तो 1778 के आसपास जब ये नियुक्त हुआ, हालांकि इसका अपॉइंटमेंट और इस इजारेदारी व्यवस्था को लाना, इंट्रोड्यूस करना, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था कि करके देखते हैं कि कैसा कर व्यवस्था आ रही है, कैसी कर इकट्ठे हो रहे हैं, कैसा कंपनी को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसने मतलब जो है गोरखपुर है, बहराइच है, इन जगहों की अगर हम बात करें तो यहां से 22 लाख प्रतिवर्ष इजारा जो है वो लेना तय हुआ इसके द्वारा कहा गया कि भाई हमको इन जगहों से 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष क्या करना है, इजारा कलेक्ट करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और इसी चीज के लिए इजारेदारी बनाया गया था। वास्तविक रूप में यह कंपनी का एक गुप्त प्रयोग था। कंपनी जानना चाहती थी कि इस व्यवस्था से हमें कितना लाभ हो सकता है। मैंने पहले ही बताया कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया। अब इसने इस कलेक्शन के लिए अत्याचार करने जो है वहां पर शुरू कर दिए। कैसे भी करके इसको पैसा चाहिए था, तो वहां के जो बड़े बड़े जमींदार तक जो थे वो तक परेशान हो गए, और 1781 के आते आते तक जमींदार और किसान वगैरह जो थे, उन्होंने इसके इस असहनीय अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और आपको मैं बताऊं कि इस कलेक्शन के विरुद्ध जो 1781 में विद्रोह किया गया, जो स्थानीय जमींदार वगैरह थे, क्योंकि उनकी जमींदारी चली गई, स्थानीय जमींदार वगैरह जो थे और जो किसान वगैरह थे, वो सब बहुत ज्यादा परेशान हुए, जमींदार और किसान। और इन्हीं जमींदारों और किसानों ने क्या कर दिया, इसी समय विद्रोह कर दिया। उन्होंने विद्रोह कर दिया। और जब इन्होंने विद्रोह किया तो विद्रोह के लगभग एक सप्ताह के भीतर, लगभग एक सप्ताह के भीतर इतना बुरी तरीके से इस विद्रोह को दबाया गया कि जितने भी अधीनस्थ इसके लोग थे, जो कि भारतीय ही थे, जो विद्रोह की भूमिका में आ गए थे, एक सप्ताह के भीतर उन विद्रोहियों को, या तो अधीनस्थ जो भी लोग थे उनको या तो मार दिया गया, या उन्हें जमींदारी गोरिल्ला बल के रूप में या के द्वारा बंधक बना लिया गया। मतलब सिस्टमेटिकली अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें तो इन लोगों को या तो इनके ऊपर अचानक से हमले करके इन्हें बंदी बना लिया गया, और इनमें से बहुत सारे लोगों को मार डाला। ये काम हुआ यहां पर।
ये हुआ है काम। अब आप सोचिए कि एक तो पायलट प्रोजेक्ट के मतलब बरबस आप इसे सफल बनाना चाहते हैं, और जब इस तरीके की घटना हुई, जब ये सारे लोग मारे गए, तो ये विद्रोह और भड़का, और जब ये विद्रोह और भड़का तो अंग्रेजों ने सैन्य बल का प्रयोग किया और पूरे विद्रोह को कुचल के रख दिया। बदले में केवल इतना किया गया कि अलेक्जेंडर हाने जो था इसको पदच्युत कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन इजारा व्यवस्था का क्या हुआ, यह कंटिन्यू रही। इसको बाद में भले ही पद से हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था जारी रही, ये व्यवस्था जारी रही। और जारी इसीलिए रही कि विद्रोह तो दबा दिए गए हैं, अब कोई क्या ही कर सकता है। ये था आपका पूर्वांचल के लिए विद्रोह, जो कि आपको ध्यान रखना है किस तरीके से हुआ। ये एक जन विद्रोह है। ये पूर्वांचल का जो विद्रोह है ये जनता का विद्रोह है, जन विद्रोह। पूरी जनता ने एक साथ विद्रोह किया है। पहले वाले जो थे उनमें से कुछ आदिवासी विद्रोह थे, ये नागरिक विद्रोहों के रूप में है, ये नागरिक विद्रोह है। अब आप कहेंगे कि सर क्या वो सब नागरिक नहीं थे? वो भी नागरिक हैं, उनमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ लीड कर रहा है। यहाँ पे सारे लोगों ने एक साथ इस काम को किया और एक ही हफ्ते के अंदर सारा का सारा दबा दिया गया विद्रोह जो था। अब क्योंकि पूर्वांचल में यहां तक आए हैं तो एक जगह हमको और टच करनी होगी, अवध। अवध विद्रोह अगले छोटे से विद्रोह के बारे में हम चर्चा करेंगे, और वो है कौन सा? अवध विद्रोह। और देखिए ये सब 1857 के पहले के विद्रोह हैं। इसको आप नवाब का विद्रोह भी कह सकते हैं, नवाब का विद्रोह। ये नागरिक विद्रोह नहीं है, ये नवाब के द्वारा किया गया विद्रोह है। 1799 में यह विद्रोह हुआ। कैसे हुआ उसकी पृष्ठभूमि अगर जाने समझे तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा किस नवाब ने यह विद्रोह किया है। यह विद्रोह किया है नवाब अली खान ने। यह विद्रोह किसने किया? ये 1799 में हो रहा है। यह विद्रोह किया है नवाब अली खान। ये अवध का चौथा नवाब था, चौथा नवाब। इसने विद्रोह किया है। क्यों किया है? स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटिश सत्ता से कुछ ना कुछ इसको हानि हुई होगी। 1797 में ये नवाब बने थे, 1797 में, 1797 में। अंग्रेजों को इनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन बहुत जल्द ही इनके अंग्रेजों से संबंध जो है वो बिगड़ गए, क्योंकि अंग्रेजों का वही जिसे नवाब बनाते थे उसे पिट्ठू नवाब समझते थे, और वो समझते थे कि वो लूटने देगा हमें। तो इन्होंने विद्रोह किया था या मना किया था, तो ये अंग्रेजों की आंखों में खटकने लगे। परिणामतः कुछ ही दिनों के पश्चात या कुछ ही वर्षों के पश्चात नवाब अली खान को अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया और उनके चाचा सादत अली खान द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। इनकी जगह पर कौन बैठे? सादत अली खान द्वितीय। इनको गद्दी पर ब्रिटिशर्स ने बैठाया, इनको हटाकर किसको गद्दी पर बैठाया? सादत अली खान द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। ये चाचा है। और इनके समय में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी थे जिनका नाम था फ्रेडरिक, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और इनका क्या हुआ नवाब अली खान का? इनको जो है, इनको मैंने कहा कि हटा दिया और हटाकर भेज दिया बनारस। बनारस भेज दिया, पेंशन नियुक्त कर दी, पेंशन पर। तो यही पेंशन में आने वाला जो व्यक्ति है अपने पद से रिमूव हो जाने के पश्चात ये विद्रोह करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग नवाब का विद्रोह कहते हैं। बहुत आसान है इस चीज को समझना। अब इन्होंने विद्रोह कैसे शुरू किया है इसको देखिए। अब क्रोध तो इनको बहुत आया। तो जो क्रोधित अली जो था, जो बनारस में थे, इन्होंने सबसे पहला हमला जो है वो जो मैंने रेजिडेंट बताया था फ्रेडरिक, उस फ्रेडरिक पर किया। और फ्रेडरिक जो कि यहां पर रेजिडेंट था अवध का, अवध में
ब्रिटिश रेजिडेंट जो दोनों लोगों के समय में था, उसका नाम था फेडरिक, ये ड्रा है, मैं सही से लिख देता हूं फिर से, फेडरिक है इसका नाम। फेडरिक चेरी। अब इस फेडरिक चेरी की इन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने कर दी? इसी अली खान ने। गुस्सा आ गया था अपने पद से हटने के बाद, तो अली खान ने फेडरिक चेरी की जो है वो हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा इसके 2 अंगरक्षक और अन्य 2 यूरोपियों को भी मार गिराया। और ये सब काम उसने बनारस में किया। और इसकी हत्या करना प्लस जो अंगरक्षक थे, उनकी हत्या करना, इसके अलावा 2 अन्य यूरोपीय थे, यूरोपीय मतलब वही ब्रिटिशर्स थे, इनकी हत्या करना, इन सब की जो ये हत्या इसने करी अली खान ने, इसी को बोला गया बनारस विद्रोह। आप इसे बनारस विद्रोह भी कह सकते हैं, इसे अवध विद्रोह भी कह सकते हैं, नवाब का विद्रोह भी कह सकते हैं। ये बनारस हत्याकांड भी कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। भयंकर जनसंहार हुआ, इसलिए इसको बनारस जनसंहार के रूप में भी नाम जाना जाता है। प्रसिद्ध बनारस जनसंहार यही है। और इतना ही नहीं, इसके बाद अली खान ने तमाम सारे मतलब हजारों की संख्या में फौज तैयार कर ली और फौज तैयार करके ब्रिटिशर्स के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। हालांकि इस फौज का विद्रोह करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जनरल एर्स्किन को जो है तैयार किया। जनरल एर्स्किन फौज तैयार करी इसने, और जो फौज तैयार की उस फौज से आमना सामना किसका होगा? जनरल एर्स्किन का। अब जनरल एर्स्किन जो है इसकी फौज को हराएगा। इन्होंने मतलब सामना किया और इन्हें हराया। और जब ये हार गए तो अली खां भाग गए और भागकर अपनी जान बचा करके ये पहुंच गए भुटावल। और भुटावल पहुंचकर, राजस्थान में है ये, वहां पहुंचकर जयपुर के शासक की शरण ली। जयपुर शासक की इन्होंने क्या कर ली? शरण ले ली, मतलब उनके पास चले गए। अब उस समय एक घटना यहां पर भी घटित होती है कि क्योंकि जयपुर शासक की शरण में चले गए और जयपुर शासक ब्रिटिशर्स से ठीक संबंध उस समय रख रहे थे, इसलिए आर्थर वेलेज़ली ने जयपुर के शासक को लिखा कि आप हमें अली खान को सौंप दें, मतलब उसके प्रत्यार्पण की जो बात जो है वो कही गई। तो जयपुर शासक जो थे वो अली के प्रत्यार्पण के लिए तैयार हुए। अली के प्रत्यार्पण हेतु तैयार हुए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी। जयपुर के शासक ने शर्त ये रखी कि ना तो आप इन्हें फांसी की सजा देंगे और ना ही आप इन्हें बेड़ियों में बांधेंगे, मतलब जीवन का संकट इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। इस बात पर ही हम अली का प्रत्यार्पण करेंगे। और अंग्रेज जो है इस शर्त के लिए तैयार हुए। फाइनली इनका प्रत्यार्पण हुआ और दिसंबर 1799 में इनको ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया गया और इनको फोर्ट विलियम के किले में कैद कर दिया गया। फोर्ट विलियम के किले में इनको कैद कर दिया गया। तो यह विद्रोह इस प्रकार से समाप्त हुआ। यह था आपका अवध का विद्रोह। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों विद्रोह जो मैंने आपको यहां पर बताए हैं, एक जो अवध का विद्रोह बताया है और दूसरा जो छोटा सा एक मैंने आपको ये पूर्वांचल का विद्रोह बताया, ये समझ में आया होगा। अंतर एक तो ये है कि ये नागरिक विद्रोह था और ये नवाब का विद्रोह है। ये दोनों विद्रोहों के बारे में बात समझ में आ गई आपको, हाँ या नहीं? तो अब हम आगे अगले विद्रोह की चर्चा करेंगे और अगला विद्रोह जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है
वहाबी आंदोलन के रूप में। इसे आप वहाबी विद्रोह कह लीजिए या आंदोलन कह लीजिए, एक ही नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है ये, 1820 से 70 के बीच में हुआ। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी अलग है, इसको समझते हैं एक बार। शुरुआत में ये जो वहाबी आंदोलन है, जो वहाबी विद्रोह है, यह आंदोलन मूलतः अरब देश का था और मोहम्मद इब्न वाहिब करके एक नेता थे या व्यक्ति थे, मोहम्मद इब्न अल वाहिब ऐसे करके नाम था, मतलब पूरा नाम कुछ इसी तरीके का है। उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये एक धार्मिक आंदोलन था शुरुआत में। तो आप प्रारंभिक रूप से मान सकते हैं, प्रारंभिक स्वरूप इसका कैसा है, प्रारंभिक स्वरूप जो है इसका वो कैसा है प्रारंभिक जो स्वरूप है ये धार्मिक है, ये धार्मिक आंदोलन है। ठीक है, इसका जो प्रारंभिक स्वरूप है वो कैसा है, धार्मिक है। तो मैंने बताया कि मोहम्मद इब्न अल वाहिब के नाम से इसकी शुरुआत हुई है, या इनके द्वारा इनकी शुरुआत हुई है। इसी कारण से हम इसको वहाबी आंदोलन के रूप में जानते हैं। मुख्य उद्देश्य मैंने आपको पहले बताया कि धार्मिक टाइप का आंदोलन था शुरुआत में। और इसके धार्मिक आंदोलन होने का कारण क्या है, इसमें कहा गया या इसमें विचार रखा गया इस तरीके का कि जो भी दारुल हरब कंट्रीज हैं या जो भी दारुल हरब है उसे दारुल इस्लाम में उसका प्रचार करना है और उसे लेकर के आना है। दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना है। इस्लाम, दारुल हरब का मतलब है जो काफिरों का जो स्थान हो, काफिरों का स्थान, काफिरों का जो स्थान है उस स्थान को हमें क्या बनाना है, इस्लाम का स्थान, इस्लाम का स्थान। इस उद्देश्य के साथ में, इस कह सकते हैं कि एम के साथ में इसकी शुरुआत हुई। भारत की अगर ये अरब से हो रही है, ये भी ध्यान रखना है, ये अरब देश में इसकी शुरुआत हो रही है, अरब देशों में इसकी शुरुआत इस तरीके से हो रही है। भारत में अगर इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो भारत में जो मुसलमान हैं, मुस्लिम्स जो हैं, उनमें तमाम प्रकार के सामाजिक और धार्मिक जो गिरावट है वो देखने को मिली थी। और इसके मुकाबले राजनीतिक जो शक्ति है वो धीरे धीरे करके मुस्लिम्स के हाथ से निकलती जा रही थी। ये वो स्थिति थी, आपको मालूम ही है, ये सब मुगलों का पतन उतन हो चुका था या हो रहा था। तो ये जो सिचुएशन थी इंडिया में, जिसमें इस्लाम का धीरे धीरे ह्रास सा हो रहा था, गिरावट सी आ रही थी धार्मिक और सामाजिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में भी गिरावट आ रही है, मुसलमानों के हाथ से सत्ता निकल रही थी धीरे धीरे करके, शक्ति कमजोर हो रही थी। तो इन सब कारणों ने भारत में इस वहाबी आंदोलन को बल दिया, जोर दिया। और इसमें जो नाम आता है भारत में, जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर एक नाम आएगा सैयद अहमद बरेलवी का। तो रायबरेली के सैयद अहमद हैं, उनका नाम आप यहां पे याद रखेंगे, सैयद अहमद, सैयद अहमद रायबरेली। ठीक है, तो सैयद अहमद जो रायबरेली के हैं, इनका प्रमुख रूप से इस आंदोलन में, मतलब इनको हम प्रवर्तक के तौर पर मान सकते हैं, भारत में प्रवर्तक हैं ये इस आंदोलन के। ठीक है, इनका अगर आप टाइम पीरियड याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, 1786 से 1831। ठीक है, और ये इस धर्म के भारत में प्रवर्तक माने जाते हैं, इस आंदोलन के भारत में प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो इनके ऊपर
इस आंदोलन को प्रेरित करने के लिए प्रभाव किसका सबसे ज्यादा है? अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहां पर भी एक संत का आपको नाम याद रखना है। दिल्ली के एक प्रसिद्ध संत थे शाह वलीउल्लाह। ये प्रभावित किससे थे? तो आप लिख सकते हैं प्रभावित थे शाह वलीउल्लाह से। और शाह वलीउल्लाह दिल्ली के बड़े ही कह सकते हैं कि प्रसिद्ध संत थे, इस्लामिक संत थे। ठीक है, इनके विचारों से काफी ज्यादा प्रेरित थे। जो भारत में सुधारवादी इस्लामिक जो रूप है वो लेकर के आना चाहते थे। सैयद अहमद इस्लाम में जितने भी परिवर्तन हुए, आधुनिक परिवर्तन, उन सभी आधुनिक परिवर्तनों और सुधारों के ये काफी विरुद्ध थे। उसका रीजन ये है कि वो ये चाहते थे कि जो हजरत मोहम्मद के समय में इस्लाम धर्म था, या जिस इस्लाम को लाने की बात हजरत मोहम्मद साहब ने करी थी, वही धर्म, वही समय का धर्म, वही चीज यहां पर ओरिजिनली स्टैब्लिश होनी चाहिए। यानी किसी प्रकार के जो चेंजेस हो रहे हैं इस्लाम में वो उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं थे। और यही उन्हें दिखता था कि इसी वजह से सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक ह्रास जो है वो इस्लाम का हो रहा है। इसे रीस्टैब्लिश करना होगा, ये उनके विचार हुए। पुनरुत्थान आंदोलन इसीलिए इसको कहा जा सकता है क्योंकि प्रवर्तक के रूप में ये देखना चाहते थे कि जो इस्लाम जैसा पहले था वैसा ही यहां पर आए। इसी वजह से इनको भारत में इस्लाम के पुनरुद्धार आंदोलन के जनक के रूप में देखा जाता है। पुनरुद्धार आंदोलन किसके लिए? इस्लाम के लिए, इस्लाम हेतु। और ये कौन लेकर के आ रहे हैं? ये लेकर के आ रहे हैं सैयद अहमद बरेलवी जी, या जो बरेली के सैयद अहमद जी हैं। तो ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। अब समस्या थी कि इस चीज को करा कैसे जाए। इसके लिए पूरी आपको जो प्राचीन इस्लामिक धार्मिक मान्यताएं हैं उनको लोग जानने वाले लोग होने चाहिए, उनको पढ़ाने बताने वाले लोग होने चाहिए, उन्हें युद्ध स्तर पर अगर देखा जाए तो उसका प्रचार प्रसार करने वाले लोग चाहिए, टीम चाहिए एक। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सैयद अहमद जो थे उनको भी एक उपयुक्त नेता की तलाश थी, एक संगठन की तलाश थी, एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां से इसको शुरू किया जा सकता था, जहां से इस आंदोलन को प्रारंभ किया जा सकता था। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने, सैयद अहमद ने स्वयं को इमाम घोषित किया। इमाम का मतलब हो गया इस आंदोलन के नेता के तौर पर। खुद को सबसे पहले उन्होंने अपने आप को इमाम जो है वो पेश किया, नेता बताया। और अपने अधीन 4 अन्य उपनेता रखे जिन्हें खलीफा कहा गया। ठीक है, इनके अधीन 4 अन्य उपनेता हुए, उपनेता, या आप इन्हें खलीफा कह सकते हैं। ठीक है, खलीफा हुए। टीम तैयार करी इन्होंने। और नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में जो कबायली प्रदेश हुआ करते थे उनमें से एक जगह था सिथाना। इनमें से एक जगह, क्या नाम यहां पर लिख दे रहा हूं, एक डिफरेंट कलर से लिख दे रहा हूं, सिथाना। सिथाना ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत में पड़ता था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में था सिथाना। इस सिथाना जगह को उन्होंने चुना। किस जगह को चुना? सिथाना जगह को। इसे ही उन्होंने अपने आंदोलन के लिए एक विशेष स्थल के रूप में जाना, दारुल इस्लाम के रूप में इसको चुना गया। ठीक है, तो ये इस आंदोलन का केंद्र बना। सबसे पहला केंद्र जो है इस आंदोलन का यही बना, सेंटर इसी को चुना गया। 4 नेता चुने गए और सबके ऊपर उन्होंने खुद को रखा इमाम के तौर पर। अब क्योंकि भारत में इसका तेजी से प्रचार होना था, तो ये केंद्र तो आपने देखा कि उत्तर पश्चिमी जगहों पर है। तो भारत में इसके कुछ उपकेंद्र रहे। उपकेंद्र मतलब दूसरे जो सेंटर्स थे वो भारत में कुछ जगहों पर रहे। जैसे मतलब सथाना के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो वो तो मेन सेंटर था, इसके अतिरिक्त कुछ सेंटर थे जैसे हैदराबाद। हैदराबाद के अलावा
मद्रास, जहां से इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्रांत में इसका प्रचार प्रसार जो है वो किया जा सके। बंगाल में, यूपी में इसकी शाखाएं खोली गई। ठीक है, इन जगहों पर इनकी शाखाएं खोली गई। बंबई में इनकी शाखा खोली गई, बंबई। तो ऐसे जगह जगह पर कह सकते हैं कि इसके तमाम सारे जो है इस आंदोलन के लिए उपकेंद्र जो है वो खोले गए। और चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना ये मूल उद्देश्य था, तो शुरुआती तौर पर अगर हम देखें तो नॉर्दर्न रीजन में, उत्तरी प्रांतों में अगर हम देखें तो पंजाब जो है प्रमुख प्रवर्तन स्थल के तौर पर यह जाना गया। पंजाब में सिखों के राज्य के विरुद्ध जो है यहां पर जिहाद की घोषणा की गई। और इस प्रकार से सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत में पंजाब को 1830 के आसपास पेशावर जो है उसको जीत लिया गया। पेशावर के ऊपर जीत हासिल हुई, जीत प्राप्त हुई, यानी कि उसको जो है पेशावर के राजा से छीन लिया गया। लेकिन बाद में पेशावर जब इनके हाथ में आ गया, सैयद अहमद के हाथ में, तो फिर बाद में आक्रमण इनके ऊपर भी हुए और इनसे जो है पेशावर दोबारा छीन लिया गया। और इसी दौरान सैयद अहमद जो है वो मारे गए। पहले जीत हासिल हुई, फिर पेशावर छिन गया, पेशावर छिना, और फिर जो है इसी दौरान सैयद अहमद जो थे, अहमद, वो मारे गए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट और आपको यहां पर ध्यान रखना है। पर ऐसा नहीं हुआ कि आंदोलन रुक गया, अब आंदोलन आगे भी कंटिन्यू रहा। हालांकि अब ये वाली जो स्थिति थी, ये जो घटना घटित हुई, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की नींद हराम हो गई कि अरे भाई ये क्या हुआ, क्योंकि पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था। बड़ी बात है ये। मतलब 1849 में अगर हम देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख राज्य को एक तरीके से कवर कर लिया आगे चल करके, क्योंकि टारगेट में पहले से ही था और उसको निशाना इन्होंने बना लिया था पहले, पेशावर को। तो ये अगर हम देखें तो आगे चल करके ब्रिटिशर्स ने इसी वजह से तेजी से जो है पंजाब के ऊपर निशाना रखा और पंजाब को भी 1849 में कैप्चर कर लिया। हालांकि फिर आगे चल करके पंजाबियों के क्रोध का शिकार भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को होना पड़ा, वो एक अलग बात है। लेकिन आगे अगर हम बढ़ें, इसी आंदोलन में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो तकरीबन 1852 में एक और नाम आपको आएगा जो सैयद अहमद के उत्तराधिकारी के तौर पर जाने जाएंगे, जिनका नाम होगा इनायत अली। इनायत अली, इनायत अली। इनके बाद जो है इसका जो नेतृत्व किया है, किन्होंने किया है, नेतृत्व करता रहे आपके इनायत अली। ठीक है, अब ये जो इनायत अली हैं, इन्होंने वहाबियों को फिर से इकट्ठा होने की बात करी, फिर से संदेश दिया कि सिथाना में एकत्र हो जाओ। सारे के सारे लोग इनके नेतृत्व में सिथाना, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पश्चिम उत्तर केंद्र के रूप में या प्रमुख केंद्र के रूप में जो था, वहां पर समस्त वहाबियों को एकत्र करने का संदेश भेजा गया। वहां एकत्र हों सारे के सारे लोग, वहां सब एकत्र हुए। और 1888 में इन्होंने ही, इनायत अली ने ही सिथाना से सारे प्रबंध जो है वो कर लिए कि यहां से हमको आंदोलन बढ़ाना है। 1888 में वो तैयार हैं इस चीज को लेकर के कि अब यहीं से हमें नेतृत्व करते हुए अपने प्रचार को आगे बढ़ाना है। लेकिन इसी दौरान 1888 में ही, 1888 में ही इन्हें क्या कर लिया गया, इन्हें वहां से सिथाना से निकाल दिया गया। सिथाना से निकाल दिया गया। वहां के प्रशासन ने निकाल दिया, मतलब विद्रोह करने वाले थे तो वहां के प्रशासन ने इनको ब्रिटिशर्स के कहने पर निकाल दिया। तो वो वहां से निकल करके मेलका चले गए,
फिर उसके बाद सिथाना का केंद्र जो है वो बदल गया, और जब निकाल दिए गए तो वहां से मेलका चले गए, वहां से उन्होंने विद्रोह करना जारी रखा। विद्रोह का मतलब यहां पर यह आंदोलन से है, जो धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर जो शक्ल तैयार हो रही है वो अभी तक सब धार्मिक सुधार ही है, लेकिन इस धार्मिक सुधार से जो चेंजेस आ रहे हैं, जो जीत हासिल हो रही है, उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींद हराम है कि ये अपने प्रचार में भाई ब्रिटिशर्स का भी एक सपना था ना कि उनके प्रमुख तौर पर यह भी था कि वो अपने ईसाईयत्व का प्रचार करना चाहते थे, तो इधर ये इस्लाम का प्रचार करना चाह रहे हैं। अगर इस्लाम की जीत हुई तो स्वाभाविक है कि जो अन्य धर्म हैं, और क्योंकि ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी बाकी धर्म तो हटा दीजिए, ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईसाई धर्म डिमोटिवेट होगा। ईसाई धर्म डिमोटिवेट होने का मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां से राज खत्म होगा। तो जैसे अंग्रेजी राज्य फैलाना चाहते हैं, देश को ब्रिटिश कंट्री के तौर पर, ब्रिटिश उपनिवेश के तौर पर तैयार करना चाहते हैं, वैसे ही यहां पर भी एक उद्देश्य तैयार हो रहा है कि जो हिंदुस्तान है उसे इस्लाम के अंदर जो है उसको लेकर के आया जाए। ये जो तेजी से ईसाईयत्व का प्रचार हो रहा है उसको हटाया जाए। तो अब ये जो विद्रोह होगा ये सशस्त्र विद्रोह के रूप में जाएगा, लेकिन इसका खुलासा तो बाद में होगा, 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति इसी दौरान होगी, लेकिन उसमें कुछ खास हमको देखने को नहीं मिलेगा इनका सहयोग। अंग्रेजों को इस बात का डर होने लगा इन सभी कृत्यों से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वहाबी हैं, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन जो है, उत्तरी पश्चिमी जिसको आप प्रांत कहते हैं, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, इस पर कहीं कब्जा ना कर लें, और कहीं इनको अफगानियों का साथ ना मिल जाए, क्योंकि मिल सकता है अफगानियों का साथ। इन अफगानियों के साथ मिलने का डर है। इसके अलावा डर है कि कहीं रूसियों का साथ ना मिल जाए, जो कि मिल सकता था। रूसियों का साथ मिल सकता था इन्हें अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो जगह हैं जहां पे ब्रिटिशर्स कमजोर हैं, ये वो लोग हैं जो ब्रिटिशर्स का साथ, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इनका साथ दे सकते थे। ये भय तेजी से आया। अब ये आंदोलन विद्रोह का रूप यहां पर लेने वाला है, क्योंकि अंग्रेज जो है इससे अब घबरा रहे हैं। अंग्रेजों के घबराने की अपनी वजह है, जो कि मैंने आपको बताई। भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने इस्लाम के प्रचार में इतना आगे बढ़ जाए कि हमें ही यहां से जाना पड़े। आप इसको दूसरे एंगल से हो सकता है देख रहे हो कि इस्लाम प्रचार कर रहा है, यहाँ के लोकल जो धर्म है उनको दबाया जा रहा है, तो मतलब उद्देश्य ये हो सकता है कि रहा हो, लेकिन ब्रिटिशर्स को अपना एक भय है, बाकी धर्म का हमें मतलब नहीं, हमारा तो नष्ट हो जाएगा और हमें अपना प्रचार करके रखना है। अंग्रेजों को यह भय था। इसी वजह से जब से आपने देखा कि सैयद अहमद की डेथ हुई, जब से इनायत अली आने शुरू हुए, हालांकि 1888 में उनको फिर फाइनली निकाल दिया गया उनके केंद्र से, वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले ही 1860 के आसपास अगर हम देखें तो वहाबियों का बुरी तरीके से दबाव वहाबियों के ऊपर डाला जाना शुरू कर दिया। यही तो, तभी तो 1888 में आगे चल करके इनको अपने ही केंद्र स्थल से हटाना पड़ा, और वहां से मेलका चले गए। भयंकर तरीके से वहाबियों के ऊपर अत्याचार ब्रिटिशर्स ने कर डाला 1860 में, आंदोलन का दमन कर दिया बुरी तरीके से, और 1860 से लेकर के 1870 तक ये दमन चक्र बड़ी तेजी से चला। 1860 से लेकर के 1870 के बीच में वहाबी दमन किया है, वहाबी दमन किया है अंग्रेजों ने, अंग्रेजों द्वारा भयंकर तरीके से दमन चक्र चलाया गया, मारे गए, लूटे गए। वहाबियों के विरुद्ध न्यायालय खोले गए, जिनमें उनके ऊपर तमाम सारे अभियोग चला करके उन्हें दंडित किया गया। तो ये था वहाबी आंदोलन। अंततः जो है मैंने आपको बताया कि 1888 तक, जब तक कि क्या नाम है, आपने देखा जो इनायत अली हैं उनको जब तक कि उनके केंद्र से हटा नहीं दिया गया, तब तक ये भयंकर तरीके से चलता रहा। तो वहाबी आंदोलन जो है वो वास्तविक रूप में धार्मिक सुधार आंदोलन है।
लेकिन ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जब हम विद्रोह की बात पढ़ रहे हैं तो उसमें भी वहाबी आंदोलन का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहाबी आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं इनके भय का कारण बन चुका था, इनके अस्तित्व के भय का कारण बन चुका था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इनका दमन किया और इसलिए इनके युद्ध ब्रिटिशर्स के साथ हुए। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंटली अगर हम वहाबी आंदोलन को के उद्देश्य का निष्कर्ष निकालें तो वास्तविक रूप में ये भारत की स्वतंत्रता ब्रिटिशर्स से जिस तरीके से चाहिए थी, या जो अपने दूसरे कारण थे क्षेत्रीय विद्रोह के, जो अलग अलग कारण आप देख रहे हैं अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के, वैसा कोई कारण यहां पर मतलब इन वहाबियों का नहीं था। वहाबी आंदोलन ब्रिटिश राज्य में या ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित था। स्पष्टतः आप इस चीज को मतलब समझ सकते हैं। इसलिए इसका एक स्वरूप हमको धार्मिक देखने को मिलता है, इसीलिए स्वरूप राजनीतिक नहीं है, और इसीलिए ये आंदोलन का स्वरूप पूर्णतः सांप्रदायिक है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन से जिन मुस्लिम्स के संप्रदाय की अगर हम बात करें, या जिन लोगों के भी जुड़ाव की अगर हम बात करें, जिन लोगों का इस आंदोलन के दमन के बाद भी, इस संप्रदाय के दमन या इस विशेष संगठन के दमन के बाद भी, ब्रिटिशर्स ने जब इनका दमन किया उसके बाद भी भावनाएं तो जुड़ी ही रहीं। तो इसी भावना से जुड़े हुए जो लोग थे वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भावना के एकजुटता होने का जो एक पथ था उससे भटक गए, और अलगाव वाली जो प्रवृत्ति है उस अलगाव वाली प्रवृत्ति को उन्होंने बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तो क्षेत्रीय अलगाववाद जो हमको देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिल जाता है, और उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनको थोड़े शब्दों में फिलहाल हमने यहां बताया। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, इस पर वहाबी आंदोलन पर कभी स्वतंत्र चर्चा होगी तो हम अलग से इसके बारे में आपको बताएंगे कि किन परिणाम इसके क्या हुए, किन परिस्थितियों में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। बहुत छोटे शब्दों में मैंने इसको कंक्लूड करने के बाद किया, क्योंकि दिशा जो है वो ये है कि क्षेत्रीय आंदोलन जो विद्रोह हुए हैं उनको हम यहाँ पर आपको पढ़ा सके, समझा सके। वहाबी आंदोलन के ऊपर, धार्मिक सुधार आंदोलनों के ऊपर जब कभी चर्चा होगी तो फिर इसको लेकर के आएंगे, और एक दिन हम पूरा स्पेंड करेंगे कि वहाबी आंदोलन क्यों, कब, कहां और कैसे, उसके परिणाम क्या हुए, उसके वर्तमान परिणाम क्या कभी कुछ दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस को हम कभी चर्चा करेंगे। इस तरीके के विषय कभी उठा लिया करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आपको ये आंदोलन जो है अब स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। वहाबी आंदोलन क्लियर हो गया सभी को। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यहीं तक ही रखते हैं इसको, क्योंकि अगला जो आंदोलन है वो बड़ा विशेष है, उसको हम अलग से स्थान देंगे, ठीक है। और आप सब लोगों को ये मैंने बताया है, इसका ध्यान रखें। इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने बैच में एडमिशन लेने के लिए। आज की क्लास थोड़ी छोटी रही, उसकी कुछ अपनी वजहें हैं, और अगली क्लास जब आएगी तो हम उसको थोड़ा और लंबा कर लेंगे, पढ़ा लेंगे आपको। लेकिन फिलहाल आज इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।